Hello everyone, my name is Dr. Darshita Srivastav and I'm back with the lecture series for BA BSc BCom Foundation course. And our today's topic is The Bengal Sellers by Sarojini Naidu. तो सबसे पहले हम लोग सरोजिनी नायडू के जीवन के बारे में जान लेते हैं कि सरोजिनी नायडू कौन थी। सरोजिनी नायडू जो थी वो एक इंडियन पोइटेस थी एज वेल एज शी वॉज अ फेमस फ्रीडम फाइटर एंड पॉलिटिशियन फ्रॉम इंडिया। तो अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड, तो सरोजिनी नायडू का जो जन्म है वो हुआ इन द ईयर 1879 हैदराबाद में, और इनके जो फादर हैं वो थे अघोरी नाथ चट्टोपाध्याय एंड हर मदर वॉज बरदा सुंदरा देवी। तो जो इनके फादर थे अघोरी नाथ चट्टोपाध्याय, ही वॉज अ एजुकेशनिस्ट एंड अ साइंटिस्ट, और उनकी मदर जो थी बरदा सुंदरा देवी, शी वॉज अ पोएटेस। तो आप समझ सकते हैं कि बचपन से ही सरोजिनी नायडू को जो एक इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड मिल गया, जिसके कारण बुक्स और इंटेलेक्चुअल थिंग्स के प्रति उनकी रुचि बचपन से ही हो गई। इंटेलेक्चुअल यानी होता है कि जो चीज़ बुद्धिमत्ता से भरपूर हो। तो जब फादर मदर दोनों ही इतने एजुकेटेड होंगे तो ऑब्वियसली जो बच्चे हैं उनको भी एक माहौल तो मिलता ही है कि एटलीस्ट इफ़ दे आर इंटरेस्टेड दे कैन हैव अ लॉट ऑफ एजुकेशन एट होम इटसेल्फ। इनके फादर और मदर ने बहुत इन्फ्लुएंस किया और अर्ली एज में ही वो काफ़ी अच्छी बुक्स पढ़ने लगी पोइट्री की, जिसके कारण उनको अर्ली एज से ही पोइट्री लिखने का शौक भी हुआ। और सरोजिनी नायडू जो थी वो केवल लिटरेचर में ही रुचि नहीं रखती थी, शी वॉज प्रोफिशिएंट एंड वेरी गुड एट अदर सब्जेक्ट्स इज़ वेल, जिसके कारण उन्हें निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने उनको एक स्कॉलरशिप भी दी व्हेन शी वॉज जस्ट 16 years old, और जिसके कारण शी वेंट टू स्टडी अब्रॉड इन लंदन, और वहाँ पे उन्होंने किंग्स कॉलेज और गर्टन कॉलेज जो है वहाँ पे अपनी पढ़ाई पूरी करी। सरोजिनी नायडू जो थी वो अर्लियर जो है काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक पोइट्री पढ़ती थी। रोमांटिक पोइट्री कौन लिखते थे? वर्ड्सवर्थ हैं, शैली हैं, कीट्स हैं, ये जो है हमारे प्रोमिनेंट रोमांटिक राइटर्स हुए। इनकी पोइट्री जब आप देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा नेचर से इंस्पायर्ड रहती है, या कोई ऐसा फेज आता है कि इंसान किसी को बिट्रेयल मिलता है, तो सरोजिनी नायडू जो है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक पोइट्री पढ़ती थी, तो वो उन्हीं की तरह लिखने लगी। अनटिल एक समय आया जब ऑब्वियसली जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे होता है, तो वो रियलाइज़ उनको हुआ कि आई कैन राइट अबाउट माई कल्चर ऑल्सो। लेकिन ये रियलाइजेशन उन्हें हुआ कैसे? उनकी एक बार मुलाकात हुई फेमस राइटर एडमंड गॉस से, जिन्होंने उनको कहा कि सरोजिनी नायडू, यू आर वेरी गुड एट राइटिंग द पोइट्री दैट यू आर राइटिंग, पर आप अपने इंडियन जो रिच कल्चरल हेरिटेज है उसको रिप्रेजेंट करिए अपनी पोइट्री के माध्यम से। और ये एडवाइस सरोजिनी नायडू को काफ़ी अच्छी लगी और उन्होंने काफ़ी सोचा होगा ऑब्वियसली इस बारे में। एज अ रिज़ल्ट उनकी जो पोइट्री है वो इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, जो कॉमन फेस्टिवल थीम्स हैं, जो फोक थीम्स हैं हमारे यहाँ की। जैसे उनकी पोइट्री आज हम जो पढ़ेंगे बेंगल सेलर्स है, तो वो चूड़ी बेचने वालों पे है, जिनको आप फाइंड कर सकते हैं कहाँ पे, किसी भी आप मेले चले जाइए। छोटे शहरों में आज भी बहुत मेले लगते हैं जहाँ चूड़ी बेचने वाले, अलग अलग सामान बेचने वाले रहते हैं, स्पेशली जो दुर्गा पूजा के समय जो फेयर्स लगते हैं। इसलिए उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, बिकॉज क्योंकि उनकी पोइट्री में एक मधुरता है। एक जैसे कोयल की जब आप आवाज़ सुनेंगे तो एक नेचुरली आपको एक स्वीटनेस फील होगी, वैसे ही जब आप सरोजिनी नायडू की पोइट्री पढ़ेंगे तो आपको एक नेचुरल स्वीटनेस अपने आप फील होने लगेगी। दैट इज़ वाई शी इज़ कॉल्ड एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। अब हम इनके मेजर पोइट्री कलेक्शन के बारे में जान लेते हैं। इनका फर्स्ट मेजर पोइट्री कलेक्शन जो है जिसका नाम है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, जो कि पब्लिश हुआ था इन द ईयर 1905। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन ऑफ सरोजिनी नायडू, या फिर ये कब पब्लिश हुआ। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इट वॉज पब्लिश इन 1905। इसके अलावा उनके दो और पोइट्री कलेक्शन है, द बर्ड ऑफ टाइम एंड द ब्रोकन विंग। तो बर्ड ऑफ टाइम जो है वो 1912 में पब्लिश हुआ एंड द ब्रोकन विंग वॉज पब्लिश इन द ईयर 1917। थीम्स इन अ पोइट्री, सरोजिनी नायडू की जो पोएम्स हैं, जो थीम्स होती है वो है पेट्रियोटिज्म, लव, नेचर, स्पिरिचुअलिटी। अब पेट्रियोटिज्म क्यों होता है? क्योंकि सरोजिनी नायडू जिस समय पोइट्री लिख रही थी उसी समय भारत देश जो है अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तो इंडियन इंडिपेंडेंस जो कॉज है वो उनकी पोइट्री में रिफ्लेक्ट होता है। साथ ही उनका ऑब्वियसली इंक्लिनेशन शुरू से नेचर और रोमांटिसिज्म में था, तो वो थीम्स भी मिलती हैं। साथ ही स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज शी ग्रू अप इन अ environment where spirituality and tradition were given a lot of importance. Entry into politics, सरोजिनी नायडू जो थी वो अर्डेंट फॉलोअर थी महात्मा गांधी जी की, और उन्होंने उनके जो
इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए जो फ्रीडम मूवमेंट्स थे उसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया, जैसे कि सॉल्ट मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसके कारण उन्हें कई बार जेल भी फेस करना पड़ा। और सॉल्ट मार्च में तो शी वॉज सेकेंड इन कमांड, क्योंकि जब महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था तो सरोजनी नायडू ने ही सॉल्ट मार्च की फर्दर कमान संभाली थी। और इसको आप देख भी सकते हैं, कई जगह स्टैचूज़ बने हुए हैं सॉल्ट मार्च के, दिल्ली में, अहमदाबाद में, जहाँ पे आपको दिख जाएंगी कि सरोजनी नायडू जो है वो सेकंड नंबर पे खड़ी हुई हैं महात्मा गांधी जी के जस्ट बाद। तो ये बताता है कि शी वॉज अ वेरी एक्टिव फ्रीडम फाइटर फॉर इंडिया। इसके साथ ही सरोजनी नायडू जो थी वो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को जिन्होंने लीड किया। और ये क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज करता है, क्योंकि पहली जो वुमेन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो जिन्होंने उसको लीड किया था वो थी एनी बेसेंट, शी वॉज अ ब्रिटिशर। पर जो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन पहली इंडियन वुमेन थी, तो आपको पता होना चाहिए शी वॉज सरोजिनी नायडू, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और वो कब अपॉइंट हुई थी? इन द ईयर 1925 में। साथ ही उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हुई थी वहाँ पे भी पार्टिसिपेट किया, लंदन गई, जहाँ पे उन्होंने जो इंडियन इंडिपेंडेंस कॉज को अच्छे से रिप्रेजेंट भी किया। इसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो सरोजिनी नायडू तब भी पॉलिटिक्स में एक्टिव रहीं, और एंड शी बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस। तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एनी इंडियन स्टेट? तो आपको पता होना चाहिए कि शी वॉज सरोजिनी नायडू। एंड अनदर क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इज हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको हम आज उत्तर प्रदेश कहते हैं? तो इसका भी आंसर हमें पता है कि इट वॉज सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो थी उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी चार्मिंग थी, इट वॉज फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर, और साथ ही वो जो है किसी भी सिचुएशन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हैंडल करती थी, पेशेंटली एंड विथ अ लॉट ऑफ ग्रिट एंड इंटीग्रिटी। इसका एक एनेक्डोट भी है, जब वो जेल में थी तब जवाहरलाल नेहरू से वो कह भी रही थी कि इट कॉस्ट अ लॉट टू कीप दिस ओल्ड वुमेन इन जेल, यानी कि इस बुज़ुर्ग महिला को जेल में रखने के लिए इन ब्रिटिशर्स को बहुत खर्चा करना पड़ रहा है। तो ये उनकी एक थिंकिंग कैपेबिलिटी बताता है कि इतने डिफ़िकल्ट फेज़ में भी शी वॉज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वॉज फेसिंग द डिफ़िकल्ट टाइम विद अ लॉट ऑफ इनर रेजिलियंस यानी कि अंदर की जो हमारी ताकत होती है, जो अंदर की जो हमारी लड़ने की और डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करने की क्षमता है, उसको हम रेजिलियंस कहते हैं। सरोजिनी नायडू पास्ड अवे इन द ईयर 1948। लखनऊ में ही उनकी डेथ हुई, और जब तक उनकी डेथ हुई तब तक उन्होंने यूनाइटेड प्रोविंस यानी आज के जो उत्तर प्रदेश है उसके गवर्नर के रूप में अपना कार्यभार संभाला। Now we will go through line by line understanding and explanation of the poem The Bengal Sellers. Bengal seller का मीनिंग क्या हुआ? बेंगल हो गई चूड़ियाँ और सेलर यानी बेचने वाला। तो हम पहली लाइन से इसको समझते हैं कि बेंगल सेलर्स आर वी हु बियर अ शाइनिंग लोड्स टू द टेम्पल फेयर। तो बेंगल सेलर्स अपने आप को कैसे बता रहे हैं कि हम जो हैं चूड़ी बेचने वाले हैं, जो कि क्या करते हैं? बियर करते हैं, यानी कि सहते हैं। क्या सहते हैं? भार उठाते हैं। शाइनिंग लोड्स यानी हो गया भार, और शाइनिंग यानी चूड़ियाँ जो है वो चमकती हैं, तो ये क्या हो गया? शाइनिंग लोड्स हो गया। और ये कहाँ लेके जा रहे हैं शाइनिंग लोड्स को? टेम्पल फेयर में बेचने के लिए, यानी जो मंदिर में मेले लगे हैं वहाँ पे वो बेचने जाते हैं। अब वो कैसे बुलाते हैं जो अपने कस्टमर्स को? हु विल बाय दीज डेलिकेट ब्राइट रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट। सुंदर घरवालियों के लिए हैं, यानी हैप्पी वाइफ्स के लिए हैं, फॉर हाउस होल्ड जॉयज़। जो ऐसी चूड़ियों की जो खनक है वो जीवन में बहार लाती है, खुशियाँ लाती है। इस तरह से शब्द बोल के वो अपनी महिला ग्राहकों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड लव फिल्ड लाइफ्स, तो चूड़ियाँ आप पहनेंगी तो आपकी लाइफ जो है वो प्रेम से भरपूर रहेगी। इस तरह से शब्द बोल के वो महिलाओं को बता रहे हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, अगर आपने देखी होगी तो उसमें जो उसकी चाची रहती है सिमरन की, तो वो साड़ी खरीदना चाहती हैं, तो शाहरुख खान जो है वो आते हैं, उनको चॉइस कराने में हेल्प करते हैं।
और जो बेचने वाला वो ऐसे ही कहता है, खेल रही हैं आप, सज रही हैं आप, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। तो इस तरह से ही जो बैंगल सेलर्स हैं वो चूड़ियों के लिए अपने ग्राहकों को ट्रैक कर रहे हैं। Some are meant for a maiden's dress, silver and blue is the mountain mist. तो कुछ जो चूड़ियाँ हैं वो मेडन्स रिस्ट, मेडन यानी कुंवारी लड़कियों के लिए हैं, जिन चूड़ियों का कलर क्या है, सिल्वर और ब्लू है। और वो किस तरह से अपीयर होती हैं, जैसे माउंटेन मिस्ट, मिस्ट यानी होता है हल्की सॉफ्ट बर्फ़ जो होती है जो माउंटेन्स में रहती है, उस प्रकार से वो अपीयर हो रही हैं। Some are flushed like the birds that dream on the tranquil brow of a woodland stream. और कुछ कैसी हैं चूड़ियाँ जो फ्लश्ड हैं, मतलब रेड कलर की हैं। फ्लश लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम, बर्ड्स यानी जो कलियाँ खिलती हैं फूलों की, उस कलर की हैं। ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम, ट्रैंक्विल यानी कि शांतमयी, ब्रो ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम, वुडलैंड यानी हो गया कि एक जंगल का किनारा जहाँ पे एक नहर बह रही है या नदी बह रही है। उस नदी के किनारे के पास जो आप मिट्टी देखेंगे वो हल्की सौंधी सी रेडिश कई बार होती है, तो उसी कलर को वो कंपेयर करते हुए बेंगल सेलर्स बता रहे हैं। Some are like fields of sunlit corn meet for a bride on her bridal morn. कुछ चूड़ियाँ जो हैं वो येलोइश कलर की हैं, भुट्टे के कलर की हैं, नई कॉर्न की कलर की हैं, जो किन के लिए बनी हुई हैं, जो नई नई जिनकी शादियाँ हुई हैं, उन औरतों के लिए ये चूड़ियाँ हैं। सम लाइक द फ्लेम ऑफ अ मैरिज फायर और रिच विद द ह्यू ऑफ हर हार्ट्स डिज़ायर। कुछ चूड़ियाँ किन के लिए हैं, जिनकी नई नई शादी हुई है, जो अभी प्रेम में है, उन महिलाओं के लिए बनी है। और उन बैंगल्स के कलर क्या है, एकदम रेड है। टिंकलिंग ल्यूमिनस टेंडर एंड क्लियर लाइक हर ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर। तो ये जो चूड़ियाँ हैं वो टिंकल करती हैं, यानी कि चमकती हैं, ल्यूमिनस है यानी कि वो शाइन करती हैं, टेंडर है ना थोड़ी सॉफ्ट है, ऑब्वियसली कांच की चूड़ियाँ सॉफ्ट होती हैं, और क्लियर हैं, ग्लास जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होता है, तो क्रिस्टल क्लियर कलर की हैं। और वो जब खनकती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि लाइक है ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर। तो जब एक नई नवेली दुल्हन होती है तो वो एकदम खुशी से हंसती भी है, और अपने पेरेंट्स को छोड़ती है तो उसको दुख भी होता है, तो वो रोती भी है। तो उस प्रकार की वो फीलिंग्स को डिस्क्राइब करती हैं वो चूड़ियाँ। Some are purple and gold flagged grey for she who has journeyed through life midway. कुछ चूड़ियाँ जो हैं वो पर्पल और गोल्ड फ्लैग्ड ग्रे कलर की हैं। ये चूड़ियाँ जो हैं उन महिलाओं के लिए जिन्होंने लाइफ की, जो अधेड़ उम्र में आ गई, जिन्होंने लाइफ की जर्नी काफ़ी ज़्यादा देख ली है, शादीशुदा ज़िंदगी देख ली है काफ़ी हद तक, और उन्होंने अपने बच्चों को भी पाल पोस कर थोड़ा बड़ा कर लिया है। तो ये मिडिल एज वुमेन के लिए है। उन चूड़ियों के कलर हैं पर्पल, गोल्ड, फ्लैक्ड ग्रे कलर की भी हैं। Whose hands have cherished, whose love has blessed, and cradle have fair sons on her faithful breast. तो ये मिडिल एज वुमेन के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर लिया है। And serves her household in fruitful pride and worships the gods at her husband's side. तो ये बता रहे हैं कि ये उन महिलाओं के लिए जो अपने घर की जिम्मेदारियाँ बहुत अच्छे से निभाती हैं, और साथ ही जो अपने भगवान की पूजन करती हैं। चूँकि ये जो चूड़ी बेचने वाले हैं टेम्पल फेयर में आए, तो इस प्रकार से वो यूज़ कर रहे हैं कि एक प्रकार से बोल रहे हैं कि ऐसी महिलाओं के लिए जो अपने पति के साथ पूजन करती हैं, भगवान का ध्यान करती हैं, तो उन महिलाओं के लिए भी कुछ चूड़ियाँ हैं। समरी एंड थीम्स, तो अब हम एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं कि जो ये पोएम है वो क्या सेलिब्रेट करती है। इट सेलिब्रेट्स इंडियन वुमेनहुड। तो ये इंडियन वुमेन यानी जो इंडियन औरतें हैं उनकी जो लाइफ की स्टेजेस होती हैं जनरली, जैसे सबसे पहले कुंवारी होती हैं तो दे रिमेन एज मेडन, फिर उसके बाद वो उनकी शादी होती है, और उसके बाद वो मदरहुड रीच करती हैं। तो ये डिफरेंट स्टेजेस बताता है। कल्चरल सिम्बॉलिज्म, बैंगल्स जो हैं वो इंडियन कल्चर में मोर देन ऑर्नामेंट्स हैं, वो सिर्फ एक गहना नहीं है। दे रिप्रेजेंट ट्रेडिशन, रिचुअल्स, लव एंड फैमिली। साथ ही ये जो पोएम है वो स्टेजेस ऑफ लाइफ को भी रिफ्लेक्ट करता है कि जैसे हमारी लाइफ कैसे प्रोग्रेस करती है फ्रॉम इनोसेंस। मेडन में हम जो मेडन लाइफ होती है वो काफ़ी इनोसेंट होती है, हमने बाहर की दुनिया नहीं देखी रहती। फिर ब्राइडल जो हमारी जो लाइफ की जर्नी होती है वो पूरी जॉय और पैशन से भरी रहती है, प्रेम से भरी रहती है और खुशियों से भरी रहती है। और फिर जब हम नेक्स्ट स्टेज यानी मदरहुड में पहुंचते हैं, तब हमारे जीवन में जो एक बच्चों को पालने का जो एक अनुभव आ जाता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है किसी भी बच्चे को रेज करना। तो उससे हम काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, हमारी जो विजडम है, बौद्धिक क्षमता, वो और डेवलप हो जाती है और गहरी हो जाती है। साथ ही हमारा जो डिवोशन है वो भी बढ़ जाता है, पेशेंस आ जाता है। तो ये महिलाओं की जो एक स्टेजेस हैं उनको भी डिस्क्राइब करता है।